हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आइडियलिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। लिबरलिस्ट व्यू एंड मार्क्सिस्ट व्यू पर पहले ही मैंने वीडियो बना दी है, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए, जो आपके रिविजन में हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो आइडियलिस्ट व्यू के चीफ एक्सपोनेंट्स हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, कांत, हेगल, ग्रीन एंड बुसैंक्विट। सो आइडियलिस्ट व्यू को या आइडियलिस्ट थ्योरी को फिलोसफिकल थ्योरी और मेटाफिजिकल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। सो जो आइडियलिस्ट थिंकर्स हैं, जिनके अभी हम लोग ने नाम डिस्कस किए, ये सभी लोग स्टेट को बहुत ही ऑनरेबल पोजीशन पर रखते हैं। ठीक है। द आइडियलिस्ट थिंकर्स टेक एन एक्सल्टेड व्यू ऑफ द स्टेट, मतलब बहुत ही ऑनर करते हैं स्टेट का। ठीक है। एक्सल्टेड का मीनिंग होता है ऑनर्ड या प्रेज्ड। स्टेट के ऑर्डर्स ओबे करना मतलब खुद को ओबे करना। सो आइडियलिस्ट थिंकर्स स्टेट को एक एथिकल इंस्टीट्यूशन बताते हैं। एथिकल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि स्टेट मोरल वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करता है, मोरल वैल्यूज़ पर ध्यान देता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसमें कंपैरिजन ड्रॉ कर सकता है स्टेट, दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दैट्स व्हाई स्टेट इज एन एथिकल इंस्टीट्यूशन। सो मैन इज अ सोशल एनिमल एंड स्टेट किस लिए एग्जिस्टेंस में आया? स्टेट इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए आया एग्जिस्टेंस में। क्यों? क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। ठीक है। उसे सोशली इंटरैक्ट करना है लोगों से, उसे एक सोसाइटी में रहना है। तो उसकी पर्सनालिटी को डेवलप कौन करेगा? उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, निखारेगा स्टेट। इसलिए स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। आइडियलिस्ट का मानना है स्टेट एक नेचुरल एंड एक ज़रूरी इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि एक अच्छी जिंदगी के लिए स्टेट का रहना ज़रूरी है। स्टेट एग्जिस्ट्स for the sake of good life and it is necessary for the good life. So idealist thinkers स्टेट को सुप्रीम एंड एथिकल इंस्टीट्यूशन क्यों बताते हैं? क्योंकि स्टेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो सभी इंडिविजुअल्स की रक्षा करे, उन्हें बचाए और उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए सभी प्रयास करे, उन्हें एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे। इसलिए स्टेट को एक एथिकल इंस्टीट्यूशन एंड सुप्रीम बताया गया है। क्यों? क्योंकि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने लोगों की रक्षा करने की एंड उनका वेलफेयर एंड उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने की। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट लेता है। सो गाइस, आइडियलिस्ट व्यू के दो फॉर्म्स हैं, एक्सट्रीम व्यू एंड मॉडरेट व्यू। एक्सट्रीम व्यू हमें हेगल की राइटिंग में देखने को मिलता है। बेसिकली हेगल ने इस एस्पेक्ट के बारे में बात की है, जो कि एक्सट्रीम आइडियलिज्म है। ठीक है। मॉडरेट आइडियलिज्म या मॉडरेट व्यू हमें इंग्लिश आइडियलिस्ट फिलोसोफर्स की राइटिंग में देखने को मिलता है। सो एक्सट्रीम व्यू ने कहा कि स्टेट इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब हैविंग अनलिमिटेड पावर, फोर्स और अथॉरिटी। यानी कि स्टेट के पास अनलिमिटेड पावर है, उसकी कोई लिमिट नहीं है उसके पावर की। वो फोर्स यूज़ कर सकता है, उसके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी भी है। यानी आप स्टेट की अथॉरिटी पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। गाइज, ओमनीपोटेंट इज अ की वर्ड। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंस एंड ऑल पावरफुल, ये दो चीज़ें आपके कीवर्ड्स हैं। बहुत ज़रूरी है गाइज, जो मैं मार्क कर रही हूँ, आप प्लीज़ उसे हाईलाइट कर दें। हर व्यू का अपना अपना कुछ कीवर्ड है। ठीक है। जिस कीवर्ड से हमें पता चलता है कि इस व्यू के बारे में बात हो रही है। अगर आपने पूरा लिख दिया एग्ज़ाम में और आप कीवर्ड मिस करके चले आए तो कोई मतलब नहीं होगा फिर। इसीलिए कीवर्ड को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है, उसे ध्यान से समझना है। उसी के इर्द गिर्द पूरा व्यू बना हुआ है। ठीक है। उसी वर्ड से एक्चुअली में ओरिजिनेट हो रहा है पूरा व्यू आपका। इसीलिए वो कीवर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आइडियलिस्ट व्यू ने कहा कि इंडिविजुअल की अपनी कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी नहीं है।
इंडिविजुअल्स एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है, उनकी कोई भी एक पर्सनालिटी नहीं है, उनकी कोई भी अपनी पर्सनालिटी नहीं है। इस तरह के व्यू को कि इंडिविजुअल की कोई भी अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी नहीं है, इस तरह के व्यू को हम एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी या मोनास्टिक थ्योरी कहते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि चीफ एक्सपोनेंट एक्सट्रीम व्यू के कौन है? हेगल। द थिंकर्स ऑफ मॉडरेट व्यू पुट फॉरवर्ड एन एक्सल्टेड व्यू ऑफ द स्टेट। ये बहुत ज़्यादा स्टेट को प्रेज करते हैं, स्टेट को ऑनरेबल पोजीशन पर रखते हैं। आइडियलिस्ट थिंकर्स ने कहा किसी बेस्ट चीज़ का जीता जागता नमूना स्टेट है, ठीक है। मॉडरेट व्यू थिंकर्स ने ही कहा कि स्टेट एक एथिकल इंस्टीट्यूशन है। स्टेट की बातों को ओबे करना मतलब खुद की बातों को मानना, खुद को ओबे करना। सो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कि इमैनुअल कांत का आइडियलिस्ट कॉन्सेप्ट क्या था। सो कांत ने स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताई? उन्होंने स्टेट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि स्टेट ओमनीपोटेंट है, इनफैलिबल है। इनफॉलिबल का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ नॉट मेकिंग अ मिस्टेक, मतलब स्टेट कोई भी गलती नहीं करता है, एंड ये डिवाइन है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, उसकी पावर अथॉरिटी अनलिमिटेड है, एंड वो कोई भी गलती नहीं करता है, और वो एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन है। और इन्होंने कहा है कि स्टेट की बातों को मानना, ओबीडियंस टू द स्टेट इज द मोस्ट सीक्रेट एंड पायस ड्यूटी, मतलब कि ये हर इंडिविजुअल का धर्म है कि वो स्टेट की बातों को माने, स्टेट की रिस्पेक्ट करे, ठीक है, वो ओबीडियंट रहे, ये उसका धर्म है। स्टेट हर इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है, ठीक है ना, स्टेट हर इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है। सो स्टेट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ बेस्ट इन एवरी मैन। सो कांत ने क्या कहा कि सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स sought not to inquire too closely into the question of legitimacy। तो सिटीजन्स को बस स्टेट की बात माननी चाहिए, उससे ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि ये लॉफुल है या ये लेजिटिमेट है या ये वैलिड है या ये इनवैलिड है। उन्हें बस स्टेट को फॉलो करना चाहिए, स्टेट के ऑर्डर्स को मानना चाहिए और ओबीडियंट रहना चाहिए। उन्हें किसी भी तरीके की इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए कि ये मैटर इलीगल है, ये हमें नहीं करना है, ये लॉफुल नहीं है, वो एक्टिविटी इनवैलिड है, नहीं, उन्हें कोई भी क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है। Their duty is not to doubt or question the legality of established authority। मतलब कि उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि वो डाउट करें या किसी तरीके का सवाल खड़ा करें किसी अथॉरिटी पर, बट टू ओबे इट ब्लाइंडली एंड इम्प्लिसिटली। स्टेट में रहने वाले सिटीजन्स किसी भी तरह का क्वेश्चन या डाउट नहीं रेस कर सकते स्टेट के ऊपर, वो किसी भी तरीके की इंक्वायरी नहीं कर सकते कि ये चीज़ इलीगल हो रही है, ठीक है, ये चीज़ गलत है, इस तरीके की इंक्वायरी वो नहीं कर सकते। उनका क्या काम है? उनका काम है ब्लाइंडली चीज़ों को मानो, ठीक है, भले ही वो गलत हैं, भले ही वो सही हैं, तुम बस उन्हें फॉलो करो, उन्हें मानो, यही तुम्हारी ड्यूटी है। क्वेश्चन करने का अधिकार तुम्हारे पास कतई भी नहीं है। इम्प्लिसिटली का यहाँ मतलब है अनकंडीशनली, ठीक है, बिना किसी कंडीशन के चीज़ों को मान जाओ। ब्लाइंडली एंड इम्प्लिसिटली फॉलो द स्टेट। सो जर्मन फिलोसोफर हेगल इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ आइडियलिज्म। अब हम इनके व्यूज डिस्कस करेंगे। हेगल को आइडियलिज्म का फादर कहा जाता है। सो हेगल ने कहा कि जो इंडिविजुअल परफेक्शन अटेन करता है, समझ रहे हो, जो वो परफेक्ट बनता है, जो उसकी पर्सनैलिटी में परफेक्शन आता है, वो सिर्फ स्टेट के अंदर रहकर ही अचीव किया जा सकता है। इंडिविजुअल जो परफेक्शन अटेन करेगा, जो उसकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी, वो सिर्फ स्टेट में रहकर ही हो सकती है।
सो हेगल ने कहा स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक है, मतलब कि भगवान का स्वरूप है स्टेट, भगवान का अवतार है स्टेट। सो हेगल ने काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर हमें स्टेट के बारे में बताया है। हेगल यहाँ तक कि ये भी चाहते थे कि हर इंडिविजुअल स्टेट की पूजा करे। ठीक है, ही एक्सपेक्टेड एवरी इंडिविजुअल टू वर्शिप द स्टेट, स्टेट की पूजा होनी चाहिए। अगर हम स्टेट को डिसओबे कर रहे हैं, अगर हम स्टेट की कोई बात नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब है हम भगवान को डिसओबे कर रहे हैं। ठीक है, हम भगवान की बात नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट और भगवान में कोई फर्क नहीं है एज पर हेगल। सो अगर हम स्टेट की कमांड्स नहीं मानेंगे, मतलब हम भगवान की कमांड्स नहीं मानेंगे। So to disobey the commands of state is to disobey the commands of God. So हेगल ने कहा कि स्टेट की अथॉरिटी अनरेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है स्टेट की अथॉरिटी पर। और इंडिविजुअल्स को कोई भी अधिकार नहीं मिला हुआ है कि वो स्टेट के अगेंस्ट जाकर रिवोल्ट करें। ठीक है, अगर इंडिविजुअल्स को कोई चीज़ गलत लग रही है तब भी वो स्टेट के अगेंस्ट जाकर रिवोल्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लड़ नहीं सकते हैं वो स्टेट से कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ सही है। ठीक है, उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो स्टेट के अगेंस्ट जा सकें। कोशिश करिएगा कि आप अपने माइंड में कंपैरिजन ड्रॉ करें डिफरेंट व्यूज़ के बारे में। ठीक है, जैसे लिबरल व्यू से कंपेयर कर दिया आइडियलिस्ट व्यू को, और आइडियलिस्ट व्यू को मार्क्सिस्ट व्यू से कंपेयर कर दिया। इससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो ट्राई करिएगा कि आप थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें अपने माइंड में। सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस का। ठीक है, जो हेगल ने दिया है। सो अकॉर्डिंग टू हेगल, एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फैमिली एंड सोसाइटी। सो फैमिली और सोसाइटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, अब वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पूरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बट काफ़ी बार ये भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है कि डिफरेंट थिंकर्स ने ऐसे कहा कि पहले सोसाइटी आई, कुछ ने कहा कि पहले फैमिली आई। तो इस चीज़ का भी एक कॉन्फ्लिक्ट है कि कौन पहले आया है, फैमिली या सोसाइटी। ठीक है, एक तरह से आप ये भी कॉन्फ्लिक्ट समझ सकते हो। सो फैमिली को हेगल ने कहा एक आइडिया या एक स्टेटमेंट। ठीक है, फैमिली इज अ थीसिस, एन आइडिया और स्टेटमेंट। थीसिस का मतलब होता है एक आइडिया या एक स्टेटमेंट। तो फैमिली अगर एक आइडिया या एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और सोसाइटी क्या है, एंटी थीसिस, मतलब थीसिस का ऑपोजिट। ठीक है, सो सोसाइटी को कहा गया एंटी थीसिस, यानी थीसिस का बिल्कुल उल्टा होता है एंटी थीसिस, ऑपोजिट टू थीसिस। तो जो कॉन्फ्लिक्ट था फैमिली और सोसाइटी के बीच में, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट, उसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्टेट बॉर्न हुआ। ठीक है, स्टेट का जन्म हुआ। सो जो फैमिली है थीसिस है, एंड जो सोसाइटी एंटी थीसिस है, इन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो किसने सॉल्व किया, स्टेट ने सॉल्व किया, जो सिंथेसिस बन गया। दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया, थीसिस और एंटी थीसिस को जब कंबाइन कर दिया तो क्या बना, सिंथेसिस। सो स्टेट फैमिली और सोसाइटी के बीच में हार्मनी डेवलप करता है। ठीक है, इट गिव्स हार्मनी टू फैमिली एंड सोसाइटी। सामंजस्य बिठाने का काम स्टेट का है फैमिली और सोसाइटी के बीच में। ठीक है, इसी वजह से हेगल ने स्टेट को एक सुपर ऑर्गेनिज्म कहा, जिसमें फैमिली और सोसाइटी दोनों ही एक हाई लेवल पर हैं। फैमिली और सोसाइटी दोनों के पास ही बहुत ज़्यादा हाई पावर्स हैं स्टेट के अंदर, इसीलिए स्टेट इज अ सुपर ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू हेगल। सुपर ऑर्गेनिज्म एक कीवर्ड है। सो फ्रेंड्स, अब हम ग्रीन के व्यूज़ डिस्कस करेंगे।
सो बाकी जितने भी थिंकर्स अभी तक हमने डिस्कस किए, कांत एंड हेगल, उन सभी ने कहा कि स्टेट इज एन एंड इन इटसेल्फ, ठीक है, स्टेट खुद में ही एक अंत है, मतलब उसको कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं है, वो जो कर रहा है, वो जो भी अचीव कर रहा है स्टेट खुद के लिए कर रहा है, ना कि किसी और के लिए, ठीक है, वो जो करता है खुद के लिए करता है। लेकिन ग्रीन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेट इज नेवर एन एंड इन इटसेल्फ, स्टेट खुद में ही एक अंत नहीं है। तो अगर स्टेट खुद में ही एक अंत नहीं है तो फिर उसका काम क्या है, उसका गोल क्या होगा, अंत क्या है फिर? अंत ये है कि स्टेट को इंडिविजुअल का मोरल डेवलपमेंट अचीव करना है। स्टेट का टारगेट ये होना चाहिए कि इंडिविजुअल का नैतिक विकास कैसे होगा, ठीक है। सो स्टेट एक मीन्स है जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है, वो अपना नैतिक विकास करते हैं, वो अपना मोरल डेवलपमेंट कर पाते हैं। द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स इज द एंड एंड द मीन्स इज स्टेट। सो वी कैन से दैट स्टेट इज द मीन्स टू एन एंड। अच्छा, हेगल की तरह ग्रीन ने कभी भी स्टेट को ओमनीपोटेंट नहीं कहा, ठीक है, उन्होंने कभी भी स्टेट को अनलिमिटेड नहीं बताया। स्टेट की अथॉरिटी अनलिमिटेड, अनरेस्ट्रिक्टेड, ऑल पावरफुल, ठीक है, ऐसी कुछ नहीं है अकॉर्डिंग टू ग्रीन। ग्रीन ने ऐसा कतई भी नहीं कहा कि स्टेट बिल्कुल पावरफुल है, ठीक है, उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसकी अथॉरिटी सबसे ज़्यादा है, उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है ना। इंस्टेड ग्रीन ने क्या कहा? ग्रीन ने कहा कि स्टेट की अथॉरिटी लिमिटेड है, ठीक है, स्टेट की अथॉरिटी लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। सो ग्रीन ने कहा कि स्टेट जनरल विल का अवतार है, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स की जनरल विल है उसे स्टेट रिप्रेजेंट करता है। स्टेट का जो बेसिस है वो जनरल विल है। जनरल विल जो कि हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में काफ़ी अच्छे से डिस्कस की थी। जनरल विल अभी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। वो सभी की विल है, ठीक है, कलेक्टिव विल, इंडिविजुअल्स की कलेक्टिव विल को हम जनरल विल का नाम देते हैं। कॉमन विल, ये आप अच्छे से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाले वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वीडियो लंबा चला जाएगा। सिंपल सा इसका मीनिंग है सभी इंडिविजुअल्स की विल को जनरल विल कहा जाता है। सो स्टेट का बेसिस क्या है? स्टेट का बेसिस यही जनरल विल है, लोगों की विल ही स्टेट का बेसिस है। हाँ, लेकिन ग्रीन ने ये भी चीज़ कही कि कभी कभी स्टेट को पार यूज करना जरूरी हो जाता है इंडिविजुअल के अगेंस्ट। तो कभी कभी स्टेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट जाकर पार यूज करता है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि स्टेट सिर्फ फोर्स से ही चलता है। स्टेट इज नॉट ओनली एडमिनिस्टर्ड बाय फोर्स, सिर्फ फोर्स के सहारे ही स्टेट नहीं चलता है। जो कोअर्शन, जो फोर्स स्टेट यूज करता है वो जनरल विल के कंसेंट से यूज करता है, ठीक है, यानी जनरल विल की परमिशन से ही फोर्स यूज करता है स्टेट। सो यहाँ पर ग्रीन ने क्या कहा? यहाँ पर ग्रीन ने कहा कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। ध्यान से सुनिए, विल इज द बेसिस ऑफ स्टेट एंड नॉट फोर्स। इसे ब्रेक करके समझो, ठीक है। फिलहाल आप नॉट फोर्स वर्ड भूल जाइए, ऐसे पढ़िए, विल इज द बेसिस ऑफ स्टेट, ठीक है। अब पूरा रीड करते हैं, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, यानी स्टेट का जो बेसिस है, ठीक है, जिसपे वो बना हुआ है वो विल है, फोर्स नहीं है। सो ग्रीन का व्यू यही है कि विल स्टेट का बेसिस है, फोर्स स्टेट का बेसिस नहीं है। तो यहां पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ग्रीन ने इंडिविजुअल की, यानी कि स्टेट में जो भी लोग रह रहे हैं उन सबकी डिग्निटी और वैल्यू की रिस्पेक्ट की है ना। उन्होंने सबकी वैल्यू को सपोर्ट किया है, जितने भी लोग रह रहे हैं
उनकी गरिमा का सम्मान किया है ग्रीन ने, ठीक है। ही अपहोल्ड द वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ एवरी मैन इन स्टेट। अगर हम दूसरे बाकी थिंकर्स से कंपेयर करें तो उन्होंने इंडिविजुअल की कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं की है, उन्होंने इंडिविजुअल का इतना सम्मान नहीं किया है जितना ग्रीन ने सम्मान किया है। जितनी वैल्यू ग्रीन ने दी है इंडिविजुअल्स को, उतनी बाकी थिंकर्स ने नहीं दी है। अभी तक हमने जितने भी व्यूज़ डिस्कस किए या जितना भी सब कुछ डिस्कस किया, उससे एक चीज़ समझ में आती है कि आइडियलिस्ट कॉन्सेप्ट स्टेट को एक एथिकल ऑर्गेनिज्म की तरह दिखता है, ठीक है, एक एथिकल ऑर्गेनिज्म। तो हर ऑर्गेनिज्म में ये 3 एलिमेंट्स होते हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे क्या ये एलिमेंट्स स्टेट में भी प्रेजेंट हैं। पहला है कि हर ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा अंग होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हर ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा अंग होते हैं जो मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, ठीक है। वो सभी अंग मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। एवरी इंडिविजुअल, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ मोर देन वन ऑर्गन विच कलेक्टिवली फॉर्मुलेट एन यूनिट, ठीक है। वो सभी ऑर्गन्स मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। दूसरा है ये सभी अंग, दूसरा पॉइंट क्या है, जितने भी अंग हैं, ठीक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं फंक्शन करने में, काम करने में एक दूसरे की मदद करते हैं, पूरक हैं एक दूसरे के, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड दे हैव नो सेपरेट एंटिटी, मतलब एक दूसरे से अलग उनकी कोई भी पर्सनैलिटी नहीं है, जो पर्सनैलिटी है वो एक ही है। किसी भी अंग की अलग से कोई पहचान नहीं है, वो एक ही यूनिट में जाने जाते हैं। जो यूनिट की पहचान है वही अंग की भी पहचान है, एक दूसरे से अलग कोई भी उनकी सेपरेट एंटिटी नहीं है। किसी भी ऑर्गन की कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है, ठीक है, कोई भी सेपरेट पर्सनालिटी नहीं है, वो यूनिट में ही जाने जाते हैं। जो यूनिट की पर्सनालिटी है, जो यूनिट की एंटिटी है, वही ऑर्गन्स की भी एंटिटी है, अलग से उनकी कोई भी एंटिटी नहीं है। थर्ड एलिमेंट है कि जो भी यूनिट रहती है, जितने भी ऑर्गन से मिलके जो एक यूनिट बनी रहती है, उस यूनिट का एक फिक्स्ड और डेफिनेट गोल होता है। आइडियलिस्ट एक्सपोनेंट्स ने माना कि जितने भी 3 एलिमेंट ये दिए हुए हैं, ये सभी एलिमेंट्स स्टेट में प्रेजेंट है। स्टेट एक यूनिट है, ठीक है, उस यूनिट के इनसेपरेबल ऑर्गन्स कौन है, इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल की अपनी कोई भी एंटिटी नहीं है। स्टेट का एक गोल भी है, ठीक है, स्टेट हैज़ अ गोल टू अचीव, उसके पास एक डेफिनेट गोल भी है। तो ये तीनों एलिमेंट्स स्टेट में प्रेजेंट है, इसीलिए स्टेट एक एथिकल ऑर्गेनिज्म है अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट्स। जो आइडियलिस्ट थिंकर्स हैं वो स्टेट को एक इंडिविजुअल की तरह देखते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट की भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, एक पर्सनालिटी है एंड एक विल है। इसी वजह से स्टेट एक इंडिविजुअल है अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट्स। और बहुत ज़रूरी चीज़ जो आइडियलिस्ट थिंकर्स वो कहते हैं वो ये कि इंडिविजुअल की अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है स्टेट के अंदर, ठीक है। जो भी इंडिविजुअल्स स्टेट के अंदर रह रहे हैं उनकी अपनी कोई भी पर्सनालिटी नहीं है। इंस्टेड उनकी पर्सनालिटी स्टेट की पर्सनालिटी में मिक्स्ड हो गई है, मर्ज हो गई है। खुद की कोई भी पर्सनालिटी नहीं है इंडिविजुअल के पास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आइडियलिस्ट थिंकर्स स्टेट और इंडिविजुअल में कोई भी डिफरेंस नहीं करते, बिल्कुल भी डिस्टिंक्शन नहीं करते। उनके लिए स्टेट और इंडिविजुअल एक है एंड इन दोनों के गोल्स भी सेम है। स्टेट और इंडिविजुअल्स के गोल्स भी सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। और एक और चीज़ जो आइडियलिस्ट थिंकर्स ने कही वो ये कि स्टेट इंडिविजुअल से ज़्यादा सुपीरियर है। अगर इंडिविजुअल और स्टेट को आप कंपेयर करो तो स्टेट इंडिविजुअल से ज़्यादा सुपीरियर है अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट्स। लोग अगर स्टेट के ऑर्डर्स को मानेंगे
तो इसका मतलब ये है कि वो खुद को ओबीडियंस दे रहे हैं, ठीक है, खुद के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए स्टेट के ऑर्डर्स को फॉलो करना मतलब खुद के ऑर्डर्स को फॉलो करना। इसी वजह से आइडियलिस्ट थिंकर्स ने विल को स्टेट का बेसिस बताया एंड ना कि फोर्स को। क्यों? क्योंकि स्टेट के ऑर्डर्स को फॉलो करना मतलब खुद के ऑर्डर्स को फॉलो करना, यानी खुद की विल पर चलना, है ना, खुद की बात को मानना, खुद की विल की रिस्पेक्ट करना। इसीलिए विल इज द बेसिस ऑफ स्टेट एंड नॉट फोर्स। इंडिविजुअल जो है वो स्टेट के डायरेक्टिव्स को या उसके डायरेक्शंस को इस डर की वजह से नहीं फॉलो करता कि उसे फिजिकल फोर्स का सामना करना पड़ेगा या उसे सजा मिलेगी, बट इंडिविजुअल इसलिए फॉलो करता है स्टेट के डायरेक्शंस को ताकि उसका वेलफेयर हो सके। क्यों? क्योंकि स्टेट इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए ही काम करता है। स्टेट जो भी करता है वो इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए करता है। इसीलिए इंडिविजुअल डर की वजह से स्टेट की बात नहीं मानता है, बल्कि उसे पता है कि स्टेट उसका वेलफेयर चाह रहा है, वो इस वजह से स्टेट की बात को मानता है। सो आइडियलिस्ट कॉन्सेप्ट में स्टेट के नेचर के ये सारे फीचर्स हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। सो स्टेट एक पवित्र, नैतिक और एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। स्टेट इज पायस, एथिकल एंड बेस्ट इंस्टीट्यूशन। क्यों? क्योंकि वो अपने मेंबर्स को मोरल, स्पिरिचुअल एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसीलिए वो एक पायस, एथिकल एंड बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। सेकेंड पॉइंट, स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है और मैन भी एक नेचुरली एक सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल है। अपनी आवश्यकताओं के चलते इंसान भी एक सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल है और स्टेट भी एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। सो नेचुरली स्टेट भी एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है एंड नेचुरली इंसान भी अपनी आवश्यकताओं के चलते सोशल एंड एक पॉलिटिकल एनिमल है। सो थर्ड पॉइंट, स्टेट एक ऑर्गेनिज्म है जैसा कि हमने डिस्कस किया था, और इंडिविजुअल्स उसके इनसेपरेबल ऑर्गन्स हैं, है ना, एक दूसरे पे डिपेंड है इंडिविजुअल्स स्टेट के अंदर। इंडिविजुअल्स स्टेट से सेपरेट नहीं देखे जा सकते, वो इनसेपरेबल पार्ट हैं स्टेट के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म individuals and state are inseparable. Fifth point, idealists have faith in positive view of liberty, यानी स्टेट द्वारा प्रोवाइड की गई सारी फैसिलिटीज को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज करना, है ना, ये पॉजिटिव व्यू है लिबर्टी का। स्टेट जो भी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कराता है, वो स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, या और भी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस स्टेट हमें प्रोवाइड कर रहा है, उनको अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज करना, खुद की ग्रोथ के लिए यूज करना, है ना, ये पॉजिटिव व्यू है लिबर्टी का। स्टेट की अपनी पर्सनालिटी और विल है, जिसमें इंडिविजुअल की पर्सनालिटी और विल मर्ज हो गई है। ठीक है, क्योंकि स्टेट और इंडिविजुअल अलग अलग नहीं है। जनरल जितने भी आइडियलिस्ट थिंकर्स हैं वो सभी जनरल विल को स्टेट का बेसिस बताते हैं एंड ना कि फोर्स को, है ना, जनरल विल स्टेट का बेसिस है। और जनरल विल को सभी थिंकर्स ने, आइडियलिस्ट थिंकर्स ने अलग अलग नाम देके रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल कांत ने जनरल विल को एथिकल मोरल विल कहा है, लेकिन इन सभी के अकॉर्डिंग जनरल विल ही स्टेट का बेसिस है, बस उसके नाम अलग अलग इन लोगों ने दे दिए हैं। सो आइडियलिज्म ये कहता है कि एक ऑर्गेनिक रिलेशन है स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में। इस वजह से स्टेट में कोई भी क्लास एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, सभी इंडिविजुअल्स एक हैं और स्टेट से इनसेपरेबल हैं। ऑर्गेनिक रिलेशन है स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में। तो इस वजह से आइडियलिस्ट का मानना यह है कि स्टेट में किसी भी तरीके की क्लास एग्जिस्ट नहीं करती है, ना ही कोई रिच है ना ही कोई पुअर है। ठीक है, अगर कोई क्लास ही नहीं है तो जाहिर सी बात है उनके बीच में कोई लड़ाई भी नहीं होगी। तो किसी भी तरीके की क्लास नहीं है
और किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है स्टेट के अंदर, क्योंकि क्लास ही नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट किस बात का होगा। लास्ट पॉइंट, सो स्टेट एग्जिस्ट्स फॉर द गुड कंडक्ट। स्टेट एक गुड कंडक्ट के लिए एग्जिस्ट करता है। सो एक अच्छे बिहेवियर के लिए जितने भी आइडियल्स की ज़रूरत होती है वो स्टेट हमें प्रोवाइड कराता है। जिस भी सर्कमस्टेंसेस की, जिस भी एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है एक अच्छे से अच्छे बर्ताव के लिए, वो स्टेट हमें देता है। ठीक है। सो अच्छे कंडक्ट को फॉलो करने के लिए और अपनाने के लिए जिस भी सर्कमस्टेंस की ज़रूरत होती है, जिस तरीके के एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, वो स्टेट हमें देता है। इसी वजह से स्टेट एग्जिस्ट्स फॉर द गुड कंडक्ट। अच्छा बर्ताव करने के लिए, अच्छे बर्ताव के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो माहौल चाहिए, वो स्टेट हमें देता है। सो गाइज, अब आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिखे होंगे जिसकी वजह से आप मार्क्सिस्ट और आइडियलिस्ट व्यू को ईजिली कंपेयर कर सकते हो। पहली चीज़ तो यही है कि भाई जो आइडियलिस्ट्स हैं वो स्टेट को काफ़ी हाई लेवल पर देखते हैं, स्टेट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं मार्क्सिस्ट बिल्कुल भी स्टेट की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इंस्टेड वो तो ये कहते थे कि स्टेट रहना ही नहीं चाहिए। और मार्क्सिस्ट ने ये भी कहा था कि दो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, पुअर एंड रिच, प्रोलिटेरिएट्स एंड बूर्जुआस, प्रोलिटेरिएट्स एंड बूर्जुआस। ठीक है। वहीं पे आइडियलिस्ट थिंकर्स ये कह रहे हैं कि कोई भी क्लास एग्जिस्ट नहीं करती है स्टेट में, और कोई क्लास नहीं है तो जाहिर सी बात है उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वहीं पे जब आप मार्क्सिस्ट में देखोगे तो रिच और पुअर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, जिसकी वजह से पुअर्स ने, जो पुअर पीपल हैं, उन्होंने रिवॉल्यूशन किया और स्टेट को हटाया, है ना। यही बात हुई थी मार्क्सिस्ट व्यू में, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कंपैरिजन करके सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पॉइंट्स याद रहें और आप अच्छे से एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बना सको अपने माइंड में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्क्सिस्ट में कीवर्ड क्या था? अननेसेसरी ईविल। यहाँ पे हमने आइडियलिस्ट व्यू में क्या कीवर्ड्स देखे? स्टेट इज सुपर ऑर्गेनिज्म, स्टेट इज एथिकल इंस्टीट्यूशन, है ना, स्टेट इज ओमनीपोटेंट, स्टेट इज इनफॉलेबल। ये सारे कीवर्ड्स हैं, इस वजह से ये आप कंपैरिजन ड्रॉ कर पाते हो। और कॉन्सेप्ट, बिलीव में, कंपेयर करने से कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर हो सके तो आप एक टेबल बना के भी इनमें कंपैरिजन कर सकते हो, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, खुद को कितना समझ में आया उसके लिए। सो अब हम एक्सट्रीम आइडियलिज्म की एक समरी देखेंगे। एक्सट्रीम आइडियलिज्म में क्या कहा गया था? स्टेट के ऑर्डर्स को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ओबीडियंस टू द स्टेट इज़ वेरी इसेंशियल। स्टेट की पर्सनालिटी और विल सेपरेट है, अलग है और सुप्रीम है। इंडिविजुअल का जो वेलफेयर है वो स्टेट में रहकर ही पॉसिबल है। इंडिविजुअल का वेलफेयर स्टेट में रहकर ही पॉसिबल है। स्टेट सॉवरेन है, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, इंटरनल मैटर्स में भी, एक्सटर्नल मैटर्स में भी। ठीक है। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, वो सॉवरेन है। इंडिविजुअल की विल स्टेट की विल में मिली हुई है। ठीक है। ये हो गए एक्सट्रीम व्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम मॉडरेट व्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, वो क्या क्या है। स्टेट इज अ मीन्स ऑफ गुड लाइफ। ठीक है। अच्छी जिंदगी के लिए ही स्टेट एग्जिस्ट करता है। स्टेट क्यों आया? स्टेट इसलिए आया क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल, इसीलिए स्टेट की एग्जिस्टेंस हुई। स्टेट क्यों एग्जिस्ट कर, स्टेट किस लिए? स्टेट जरूरी है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए। स्टेट इज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट के इंटरेस्ट और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में किसी भी तरीके का डिस्टिंक्शन नहीं है, किसी भी तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ठीक है। स्टेट का इंटरेस्ट और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट एक ही है, किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इन दोनों में। स्टेट्स के डायरेक्टिव्स फॉलो करना जरूरी है। ओबीडियंस टू द स्टेट इज एसेंशियल। विल स्टेट का बेसिस है एंड फोर्स स्टेट का बेसिस नहीं है। विल इज द बेसिस ऑफ स्टेट एंड नॉट फोर्स।
सो फ्रेंड्स, आपको बस इतना ही समझना था आइडियलिस्ट व्यू में। मैं कोशिश करूँगी कि बाकी सारे व्यूज़ पर भी वीडियोस जल्दी बनाऊँ। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मेरी इंस्टा आईडी लॉ पीप्स पर भी आके मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका वो डाउट क्लियर हो एंड आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर मैं न्यू वीडियो के अपडेट्स भी देती रहती हूँ। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा वीडियो कब आने वाला है। So thank you so much for watching this video, friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.